हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में। इसमें हमने मैथ जीरो से सीखने का एक प्रण उठाया है और अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको मैथ सिखा के ही छोड़ूंगा। हम इसमें शुरुआत कर रहे हैं मैथ 10th क्लास की मैथ की। मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है गवर्नमेंट वाली, उसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है और आज हमारी शुरू होगी एक्सरसाइज 1.2। और इस चैप्टर में दो ही एक्सरसाइज हैं। पहले चैप्टर में एचसीएफ एलसीएम और उनका यूज और एक फॉर्मूला था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो इतना हमने पढ़ लिया है। अब देखो हमें क्या पढ़ना है। इसकी जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें पहला ही सवाल दे रखा है। अगर पहला सवाल तुम देखोगे तो इसमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो अगर बात परिमेय और अपरिमेय पे आ ही गई है तो थोड़ा सा इसके बारे में जान भी लेते हैं भाई। दो प्रकार की संख्या यहां से निकलती हैं। पहली होती है परिमेय संख्या और दूसरी की अगर हम बात करेंगे तो दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है भाई, दो प्रकार की संख्या हम बता रहे हैं तुम्हें, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इससे पहले भी मैंने कई प्रकार की संख्या तुम्हें बता दी है, सम विषम भाज्य अभाज्य, ये संख्या हमने बता दी थी। शुरुआत करी थी हमने वास्तविक और काल्पनिक से, और वास्तविक के ही प्रकार हैं परिमेय और अपरिमेय, और इन्हीं के प्रकार आएंगे सम विषम भाज्य अभाज्य। अब देखो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या की जो परिभाषा है वो इतनी सी है कि जिस संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। और अपरिमेय की इतनी सी परिभाषा है जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब देखो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, बात करते हैं जरा। तो 1, 2, 3, 2/3, 4/5, 6/7, ठीक है, √4, √5 नहीं आएगा इसमें, 4 के बाद इसमें आएगा तो 9 आएगा, ठीक है, √9। तो ये ऐसी सारी संख्याएं हमारी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। देखो जो हमारी गिनती है सारी की सारी, इनके बटे में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिखा जा सकता है, कोई फर्क इन गिनतियों पे नहीं पड़ेगा। तो ये भी किसके रूप में हो गई भाई, p बटे q के, इसको p मान लें, इसको q। तो ये सारी संख्याएं किसके रूप में होगी, p बटे q के रूप में। देखो यहां तक अगर तुम देखोगे तो सब p बटे q के रूप में लिखी हुई है। ये संख्या तो साफ साफ लिखी हुई थी, इनके नीचे हम 1 मान लेते हैं जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो ये सभी हमारी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। अब अगर बात करते हैं पूर्ण वर्ग की, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। अब 4 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है। 9 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका जो वर्गमूल है वो 3 होता है। तो अब इससे बाहर अगर 2 आ गया तो 2 का तो हमें पता है एक परिमेय संख्या है, 3 का भी हमें पता है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इनके बटे में भी क्या माना जा सकता है, 1 माना जा सकता है। तो इसी प्रकार अब अगर हम बात करें अपरिमेय संख्याओं में कौन सी आएंगी, तो परिमेय में तो ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, तो अपरिमेय संख्याओं में कौन सी आएंगी। देखो अपरिमेय संख्याओं में जो है, अगर बात करते हैं हम अपरिमेय संख्याओं, तो अपरिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं हमारी आएंगी। इसमें जो है भैया पॉइंटों वाली संख्याएं आएंगी, जैसे कि 1, 3, 4, 2, 3, 1, 5, 6, 6, और ये चलती रहे, एंड ना हो, एंडलेस है ना, जिसका एंड ही ना हो, तो ये अपरिमेय संख्या में आ जाएगी। ऐसी कोई भी संख्या हो जिसका अंत ना हो रहा हो तो वो सारी काय में आ जाएंगी, अपरिमेय संख्याओं में आ जाएंगी। जैसे एक और आता है पाई, भी जब परिमेय संख्या में आता है, पाई परिमेय संख्या में आता है, लेकिन पाई का जो मान है 3.14, फिर ऐसी कुछ आगे चलता रहता है 1, 7, 3, कुछ ऐसे इस प्रकार से आगे चलता है वो, ठीक है। और इसमें अंडर रूट वाली, जैसे √2, √3, इनके मान भी क्या है, अगर √2 का मान तुमने देखा होगा तो क्या आता है 1.141,
ऐसे करके 4, फिर शायद 4 होता है, फिर ऐसे 3 2 ऐसे आगे चलता रहता है, कुछ ना कुछ आता रहेगा, एंड नहीं होगा। तो ये एंडलेस संख्याएं किस में आ रही है हमारी सारी की सारी, ये हमारी अपरिमेय संख्याओं में आ रही है। ऐसे ही जैसे √3 का मान भी तुमने देखा होगा 1.732 1, कुछ इस प्रकार से इसका मान भी हमारे आगे चलता रहता है। तो इस प्रकार की सारी संख्याएं किस में आएंगी, अपरिमेय संख्याओं में आएंगी। ठीक है भाई, पता चला परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। इसको पीओटी क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसको पीओटी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इतनी सी इसमें बात है। ठीक है भाई, और जैसे निश्चित जिस जैसे पॉइंट होते हैं, निश्चित पॉइंट, जैसे 1.3333 ये रिपीट हो रही है संख्या, तो इसको लिख सकते हैं हम 1.3 पे बार। तो ये भी हमारी परिमेय संख्या में आती है। क्यों, देखो अगर ये खाली ऐसे करके होती 1.321 मतलब एंड हो जाता है इसका, तो ये भी हमारी परिमेय में आती है। जिसका एंड हो जाता है वो भी हमारी परिमेय में आती है। ठीक है, इसका पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ कितने जीरो लगा लेंगे, 3 जीरो लगा लेंगे, तो ये होगी पीओटी क्यू के रूप में। लेकिन ये रिपीटेशन इतनी बार है, हमें पता ही नहीं कि कितने जीरो आएंगे, लेकिन ये फिर भी परिमेय संख्याओं में आती है। क्योंकि इसको लिखने का एक तरीका ये भी माना जाता है कि जैसे 1.3 पे बार लिखा हुआ है, तो यहां से पॉइंट उठाएंगे, अब जितने संख्या पे बार है उतने 9 आएंगे, और जितने पे नहीं है उतने जीरो आएंगे। तो 13/90 भी इस संख्या को लिखा जा सकता है। इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, 1.3333। ठीक है भाई, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, ये भी पीओटी क्यू के रूप में लिखी गई। लेकिन जो एंडलेस संख्याएं, अब हमें पता ही नहीं कितने जीरो लगाएं, तो उसको पीओटी क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते। सही है, तो ये होती है परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याएं पीओटी क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, और अपरिमेय संख्याएं पीओटी क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, अब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं में कोई कंफ्यूजन है, सारी संख्याएं मैंने बता दी। इसमें वे आएंगी जिनका एंड नहीं होगा पॉइंट के बाद, इसमें वे सारी आएंगी जिसका एंड हो जाता है। प्राकृतिक संख्याएं, बटे वाली संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, पाई का मान, कोई भी अगर निश्चित मान है उसका मान, है ना, पाई भी किसमें आता है, परिमेय संख्याओं में आता है। जिस संख्या में रिपीटेशन होती है पॉइंट के बाद, वह भी परिमेय संख्या में आती है। ठीक है, और बस इतना ही हमने तुम्हें बताया है, और अपरिमेय में जिनका एंड नहीं होगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम अपने सवाल की ओर। तो ये √5 ही कह रहा है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इन सवालों को सिद्ध करने का एक तरीका ये है कि तुम √5 अगर एक अपरिमेय सिद्ध करनी है, तो इसको परिमेय मान लो कि ये परिमेय है, और परिमेय सिद्ध करने की कोशिश करो। अगर हो गई तो ये परिमेय हो जाएगी, और अगर परिमेय सिद्ध नहीं हुई, उसका बार बार विरोधाभास आया, तो हम क्या कह सकते हैं कि यह संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, भरोसा करता हूं कि तुम्हें जो है परिमेय और अपरिमेय में अंतर पता चल गया होगा। अब इस सवाल को करते हैं। इसमें मैंने बताया इसको, इसका उल्टा मानेंगे, तो यहां लिखेंगे हम माना। क्या मानेंगे, मानेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है। सही है, इतनी बात समझ में आई। अगर हम √5 को एक परिमेय संख्या मान रहे हैं, तब √5 जो है p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर इसको हम परिमेय संख्या मान रहे हैं, तब इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां जना दोनों और वर्ग करो, रूट हटाओ इसका जरा, दोनों और वर्ग करने पर ठीक है, दोनों और वर्ग करो जरा। √5 अगर इसका वर्ग कर देंगे तो यहां से क्या बाहर आ जाएगा, 5, और यहां हो जाएगा p²/q²। ठीक है, p अगर यहां से p² का मान निकालेंगे तो q इधर आ जाएगा, p² का मान निकालो जरा, तो हो जाएगा 5q² बराबर p², या इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं p² बराबर 5q²। ठीक है भाई, यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आई। अब देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सा समझो। यहां क्या दे रखा है, p² बराबर है 5q² के, मतलब p का जो मान है वो कुछ ये है, p गुना q कुछ है। q हमें नहीं पता क्या है, लेकिन p में जो है 5 भी है और q भी है, यानी कि अगर मैं इसके गुणनखंड करूं तो p² बराबर क्या आ रहा है, p² बराबर आ रहा है 5 गुना q²। आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई,
देखो ध्यान से सुनते रहना। अब अगर हम यहां से आगे बात करें तो अगर मैं इस संख्या को 5 से विभाजित करना चाहूं, इस वाली संख्या को, तो 5 से कट जाएगी भाई बड़ी आसानी से, क्योंकि इस संख्या का एक गुणनखंड 5 है और ये संख्या 5 से कट रही है, इसका मतलब p भी 5 से कटेगा। अगर यह संख्या 5 से कट रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि p भी 5 से कटेगा। तो हम यहां एक चीज लिख सकते हैं कि जो p है, p, या यहां से लिख सकते हैं हम इसे इक्वेशन फर्स्ट माने, है ना, समीकरण 1 माने अगर इसे हम, तो यहां से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से p जो है, जो हमारा p है वो क्या है, 5 से, p 5 से विभाज्य है या 5 से कट सकता है, ठीक है। तब p स्क्वायर भी 5 से कटेगा, तब p स्क्वायर भी 5 से कटेगा या 5 से विभाजित होगा। ठीक है भाई, ये थोड़ा उल्टा लिखा गया। अगर यहां से देखो हम देख सकते हैं कि पी स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, 5 से। अगर पी स्क्वायर 5 से कट रहा है तो पी भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। कैसे, देखो अगर एक संख्या में इधर ले लूं, मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास पी स्क्वायर का जो मान है वो 25 है, तो 25 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, लेकिन 25 जो है 5 से कट जाएगा। अगर मैं पी के वर्गमूल की बात करूं तो पी बराबर कितना आ जाएगा, 5। पी का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। क्या 5 ही 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो ऐसे ही होता है कि पी स्क्वायर जो है 5 से अगर विभाज्य है तब पी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अच्छा, हम ये क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो हमारी परिमेय संख्या है p बटे q, इसमें जो है कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होता। मतलब अगर मैं यहां लिख दूं 2/3, तो तुम देख पा रहे होगे एक ही संख्या, ये पूरी 2 संख्या और 3 संख्या किसी एक संख्या से नहीं कटेंगी, तभी तो ये परिमेय संख्या होगी, ठीक है। वरना ये भिन्न हो जाती है, परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर होता है, भिन्न होती है 10/20, मतलब जिसका कटा हुआ रूप ना हो, मतलब पूर्ण रूप ना हो, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये अंश है और ये हमारा हर है। लेकिन अगर हम बात करेंगे परिमेय संख्या की, तो उसमें एक परिभाषा या उसमें एक क्वालिटी ये होती है कि वह संख्या उससे ज्यादा नहीं कट सकती जितनी लिखी हुई है, ठीक है। जैसे 2/3 लिखा हुआ है, क्या ये आपस में कट सकता है, बिल्कुल नहीं कट सकता, सही है। ऐसे अगर यहां मैं लिख देता 5/3, अगर मैं यहां लिख देता 5/3, क्या कट जाता, नहीं कटता। अब अगर हमने इसको परिमेय संख्या माना है तो इसमें कोई भी गुणनखंड p में और q में दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब ना तो p और ना ही q किसी एक संख्या से कटने चाहिए। अगर नहीं कट रहे तो नहीं कट रहे तो परिमेय संख्या है, और अगर कट गए तो फिर वह संख्या अपरिमेय है, ठीक है भाई। देखो जरा, तब हमने यहां से क्या कर लिया कि p भी 5 से विभाजित होगा। अब यदि p भी कट रहा है, ठीक है, अब जरा यहां से हम इसमें करते हैं, अब q को और देख लेते हैं कि q कटेगा या नहीं कटेगा। अब देखो इसमें जरा यहां दोबारा माना p बराबर, देखो 5a मान लू, 5a मान लो, x मान लो, चलो x से तुम्हें बहुत प्यार है भाई, x मान लो, 5x मान लिया। p को 5x ही क्यों माना, क्योंकि p का एक गुणनखंड 5 भी तो है, तो 5x मान सकते हैं। अब जरा p की वैल्यू समीकरण 1 में रखो, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है भाई हमारी, समीकरण 1 है p स्क्वायर बराबर 5 गुणा q स्क्वायर। p स्क्वायर का p की जगह मान रखो तो यह जाएगा 5x का स्क्वायर बराबर 5 गुणा q का स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे तो यह जाएगा 25x स्क्वायर बराबर 5 गुणा q स्क्वायर। 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, तो यहां से q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, इक्वेशन को सीधा करके लिख रहा हूं, q बराबर आ जाएगा 5x का स्क्वायर, ठीक है। अब तुम यहां से क्या देख पा रहे हो कि q स्क्वायर बराबर है 5x स्क्वायर के, यानी कि q का एक गुणनखंड 5 होगा, यानी q में भी 5 होगा, q इसके बराबर है ना, तो ये क्या हुआ हमारा, q का मान हुआ, q के मान में क्या है 5, तो 5 q का गुणनखंड है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं भाई, हम यहां से लिख सकते हैं q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तब,
क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा या विभाजित होगा। ठीक है भाई, तो P भी 5 से कट रहा है, Q भी 5 से कट रहा है, यानी कि दोनों संख्याएं 5 से कट गई। और मैं अभी यही बता रहा था कि दोनों संख्याएं एक संख्या से नहीं कटनी चाहिए, तभी हम क्या कह सकते हैं कि वह संख्या परिमेय संख्या है। लेकिन हमें यहाँ क्या मिल रहा है, इसका विरोधाभास मिल रहा है। तो हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे और ये सवाल यही समाप्त हो जाएगा। कैसे लिखेंगे भाई, देखो अब यहाँ हम एक लाइन लिख के ये काम कर सकते हैं। चूंकि P व Q का 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है भाई, जो 5 है वह जो है P व Q का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, लेकिन परिमेय संख्या में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। तो यहां लिख देंगे गुणनखंड है, यह परिमेय संख्या का विरोधाभास करता है। परिमेय यह परिमेय संख्या का विरोधाभास करता है। अतः √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय तो हमने सिद्ध करना चाहा लेकिन हुई नहीं, तो वो क्या है फिर, अपरिमेय संख्या। ठीक है भाई, तो हम यहां से कह सकते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब बताओ इसमें कोई दिक्कत? अगर अब भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना। वैसे मैं मानता हूं कि अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी एक बार समझा देता हूं। देखो √5 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना था। इस सवाल को करने से पहले हम इसका उल्टा मानेंगे, इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे। ऐसी संख्याएं होती हैं जो अभाज्य हों, मतलब जिसका गुणनखंड न किया जा सके। तो इसमें हमने फिर क्या किया, माना √5 एक परिमेय संख्या है, मान लिया √5 बराबर P बटे Q। अब यहां हमने रूट हटाने के लिए इसका क्या कर दिया, दोनों ओर वर्ग कर दिया। जब दोनों ओर वर्ग करा तो इसका रूट हट जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर से हट जाएगा, 5 आ जाएगा, इधर P स्क्वायर Q स्क्वायर आ जाएगा। Q स्क्वायर की इधर गुणा कर देंगे तो 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। इसको अगर मैं सही से लिखना चाहूं तो इसका मतलब हो जाएगा कि P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। बस इधर लिख लिया। इसके बाद हमने इसमें देखा कि P स्क्वायर बराबर है 5 गुणा Q स्क्वायर, मतलब P स्क्वायर में 5 गुणा एक गुणनखंड है, ये इसका मान है P का, और इसमें क्या है 5 है। तो यह संख्या 5 से कटेगी, अगर भाग कर दो तो कट जाएगी 5 से आराम से। तो यह संख्या 5 से कटेगी। तो हमने यही लिखा कि समीकरण 1 से P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। बिल्कुल सही बात है। तब P भी 5 से विभाजित होगा, P स्क्वायर कट रहा है तो P भी कट जाएगा। फिर हमने क्या करा, माना P बराबर 5x। 5x क्यों माना, क्योंकि P में 5 एक गुणनखंड है, तो उसको P को क्या मान लिया, 5x। यहां क्या करा हमने, इसको उठा के समीकरण 1 में रख दिया। जैसे हम समीकरण 1 में रखेंगे तो 5x स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, ये 5 से कट जाएगा, 5 हो जाएगा, 5x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 5 5 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 5 गुणा Q स्क्वायर, 5 से काटेंगे 5 हो जाएगा। तो Q स्क्वायर का जो मान है वो हो जाएगा 5x स्क्वायर। अब यहाँ ये वाली समीकरण क्या बता रही है, ये वाली समीकरण बता रही है कि Q स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, तब Q भी 5 से विभाजित होगा। वो तो सीधी सी बात है, अभी यहाँ बताई। अब अगर ये दोनों 5 से कट रहे हैं तो इन्होंने हमारी जो माना हुआ था परिमेय संख्या उसका विरोधाभास कर दिया। कैसे कर दिया भाई, क्योंकि मैंने कहा था P अभाज्य, P और Q क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, लेकिन ये तो 5 से कट रही है दोनों, और जो कट जाए वो अभाज्य कहां बची, वो तो भाज्य होगी। तो यहाँ विरोधाभास हुआ, तो विरोधाभास हुआ तो अतः ये संख्या, ये विरोधाभास किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमने इसको गलत मान लिया था। ठीक है, तो यहाँ हमने ये लिखा चूंकि P व Q का 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यह परिमेय संख्या का विरोधाभास करता है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस शब्द को सही से लिख लो, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किसी को लेना है तो। टीचर बचते हैं इस सवाल से, ऐसे उल्टा सीधा बता के चले जाते हैं,
एक को एक पॉइंट पे बताया होगा कि क्या रीजन है, क्या कारण है, ठीक है। बाकी तुम समझदार हो, तुम्हें पता होगा तुम्हें कैसा पढ़ाया गया है और कैसे बताया गया है, सही है। सब टीचर बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। बाकी तुम सवाल पे ध्यान दो। हो गया। अब देखो एक संख्या बता दी, सारी संख्याएं सेम ऐसे ही होनी है। तो इसमें एनसीईआरटी में जो सवाल हैं, एनसीईआरटी नई वाली है मेरे पास, इसमें 3 ही सवाल हैं, ठीक है। एक सवाल और करा देते हैं, चलो आगे चलते हैं, ठीक है भाई। अब इसका दूसरा सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो आसान है, कैसे दे रखा है, 3 + 2√5। इसमें भी हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अब इस सवाल में भी सेम उसी मेथड से करेंगे, देखते रहना बस। अब देखो इसमें हमें ये तो पता है, ये हमने अभी अभी सिद्ध किया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका हम यूज करेंगे, अभी करेंगे। देखो तो इसे हम लिख सकते हैं, माना, इसमें भी उल्टा मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लिया। अब जरा रखो जरा इसको, 3 + 2√5 बराबर P/Q। अगर यह परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q ऐसे संख्याएं हैं जिनके गुणनखंड नहीं हो सकते या अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब इस √5 को यहीं छोड़ो, इसको उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर P/Q - 3, ठीक है। अब इस 2 को बटे में लेके जाओ तो इधर बचेगा √5 बराबर, ये हो जाएगा P/Q - 3 और बटे में क्या है 2, ठीक है भाई। अब यहां से इसको अगर 2 को मैं अलग अलग लेके जाऊं तो √5 बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P/2Q - 3/2, यही तो आएगा भाई। अगर इस 2 को तुम इसके नीचे भी लेके जाओगे और इसके नीचे भी लेके जाओगे तो तुम्हारे पास यही आ जाएगा, ठीक है। बाकी पूरे के बटे में गया था, बिल्कुल सही है। तो यहां से तुम देख पा रहे हो 3/2 तो एक परिमेय संख्या है, साफ साफ दिख रही है। P/Q और इसी गुणा में क्या है 2, यानी किसी परिमेय संख्या की किसी संख्या से गुणा हो गई है, तो परिमेय संख्या ही, सही है। अब यहां से क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे कि P/2Q व 3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इनका तो हमें साफ साफ पता है कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अब जरा इधर को देखो, तब अगर ये परिमेय संख्या है तब क्या होगा, इनका जो अंतर आया है या घटा, यहां माइनस का निशान है ना, तब इनका अंतर भी एक परिमेय संख्या ही होगा, अंतर भी एक परिमेय संख्या ही होगा, परिमेय संख्या ही होगा, ठीक है भाई। कितनी बात समझ में आई। अब यदि इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगा तो अभी अभी हमने √5 को तो अपरिमेय सिद्ध करा है, तो इनका अंतर परिमेय कैसे आ जाएगा, हो गया विरोधाभास, नहीं हो गया। √5 हमने अभी सिद्ध करी है कि अपरिमेय संख्या होती है और इन दोनों का अंतर परिमेय आ रहा है, ठीक है। तो विरोधाभास हो गया। हुआ किस वजह से, हुआ इस वजह से क्योंकि हमने इसको परिमेय मान लिया था, लेकिन ये है क्या, अपरिमेय। देखो अब इधर को क्या लिखेंगे, अब यहां हम एक लाइन लिखेंगे कि भैया इनका अंतर परिमेय संख्या होता है, इतना तो हो गया, संख्या ही होगा। तब यदि ऐसा है, यदि ऐसा है तब क्या होगा, √5 ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, अभी अभी सिद्ध किया है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये तो हम जानते हैं, अभी अभी हमने प्रूव भी किया है। यदि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो उसका अंतर भी क्या होना चाहिए था,
भाई अगर ये इसके बराबर है तो यहाँ भी, अगर ये अपरिमेय है तो यहाँ भी अपरिमेय आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। यहाँ तो क्या आ रहा है, परिमेय आ रहा है। तब P बटे 2Q माइनस 3/2 भी अपरिमेय होना चाहिए। अपरिमेय संख्या होना चाहिए। क्या ऐसा हुआ? ये तो हमारा क्या था, परिमेय था, परंतु चाहिए था, है ना, चाहिए था, परंतु यह विरोधाभास है। परंतु यह क्या है भैया, विरोधाभास है। ठीक है। और अगर यदि यह विरोधाभास है तो हमारा जो माना हुआ है ये क्या है, गलत है। तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः जो हमारा 3 प्लस के 2√5 है, 3 प्लस के 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारा गलत है। तो हमारा क्या आएगा, 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, आया समझ में? उतारो जरा, अगर किसी को उतारना है स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतारना। ठीक है भाई, उतार लिया होगा। अब बचा क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सेम ऐसे ही सवाल है, खुद से करके देखना। अगर नहीं हो तो कमेंट करना, वीडियो में नीचे कमेंट कर देना कि क्वेश्चन नंबर 3 भी कराओ, हम अगली वीडियो में तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3 भी करा देंगे। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ में आया होगा? बिल्कुल आया होगा, सही है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।